हाँ जी, तो ऐसा है कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो मॉडल पेपर जो है बिहार बोर्ड का, तो उसी मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सेट वन यानी मॉडल पेपर वन का ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मॉडल पेपर टू का ऑब्जेक्टिव, फिर थ्री का, सारे मॉडल पेपर जो हैं बिहार बोर्ड के लिए जो आया है इस बार 2022 के लिए, उन सारे को डिस्कस करूँगा। उसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चंस भी सारे डिस्कस करूँगा और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी दिन के बाद आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ था नहीं, है ना, बाहर गया हुआ था, इसी वजह से लेट हुआ। अब लेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब डेली वीडियो आता रहेगा, एक या दो डेली आता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी दिख रहा है तुमको, ये है ना। तो सरफेस डेंसिटी का मतलब क्या होता है बताओ। तो सरफेस डेंसिटी का मतलब चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा है ना, तो चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा है। चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको बोल सकते हो तुम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। याद करो, जिसको क्या चीज से डिनोट करते थे, सिग्मा से। ये क्या होता था, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, है ना। तो देखो तो क्या हो जाएगा, कूलम और अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कूलम मीटर स्क्वायर कहाँ पे बताओ, तो सर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कूलम इंटू 1/मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो कूलम इंटू 1/मीटर स्क्वायर कौन सा है, डी। ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, मैं यहाँ पे ध्यान रखना कि मॉडल पेपर जो है ना उसमें बहुत सारा गलती भी है, तो वो आंसर भी आप यहाँ पे सही कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नोट, ये तो सबसे इजी है। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू अगर देखा जाए तो 8.85 है ना, इंटू 10⁻⁻12 है ना, फराड पर मीटर होता है। ये फराड है ना, क्या है, फराड पर मीटर है। ये होता है 8.85 इंटू 10⁻12 फराड पर मीटर होता ही है ना। इसका कौन सा है, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम चार्ज क्यू। अब मान लो यहाँ पे एक चार्ज क्यू है, यहां से आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है पी। अब इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस क्यू के कारण। तो यहाँ पे कितना चार्ज रखते थे, याद है ना, जिस जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था उस जगह पे 1 कूलम चार्ज रखते थे। तो यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रख देंगे, और ये 1 कूलम पे जो फोर्स लगाएगा तो क्या था बताओ मेरे को, तो के इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। याद कीजिए, अब के वैल्यू कितना था, 1/4 एप्सिलॉन नोट क्यू और अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा, ध्यान रखेंगे बोर्ड एग्जाम्स में जो ऑब्जेक्टिव है वो मैक्सिमम फॉर्मूला या एसआई यूनिट्स, डिफरेंट डिफरेंट एसआई यूनिट्स, डायमेंशंस, डायरेक्शंस, यही सब ज्यादातर क्वेश्चंस पूछता है। तो कौन सा है, 1/4 एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर। देख लो कौन सा है, क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा आर स्क्वायर ये है, बी ऑप्शन सही इसका हो जाएगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द होल सरफेस। आप देखो, एक क्लोज सरफेस ले लो। अब ये क्लोज सरफेस है ना, क्लोज सरफेस है, और अगर क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज बंद है तो याद कीजिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट होता था, एक होता था। तो क्यू कितना चार्ज बंद है, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू हो गया, और अपॉन में क्या चीज, एप्सिलॉन नोट, यही हो जाएगा सिंपल सा फॉर्मूला। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा है कौन सा पोजीशन पे, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल को मतलब क्या, जहां पे हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है ना, इक्वेटोरियल के लिए, ठीक है। यानी कि डायपोल ये है, ये देखो डायपोल है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये हमारा डायपोल का लेंथ है कुछ 12, और ये लाइन जो है, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है, इक्वेटोरियल लाइन है ना। इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन में कितना होता है पोटेंशियल, जीरो होता है। इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, जीरो होता ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट। अब देखो, ये कैपेसिटर ले लो, एगो प्लस होता है एगो माइनस होता है ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब एगो इसमें कलेक्टिंग प्लेट, एगो कलेक्ट करेगा एक कंडेंस करेगा, है ना, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो होता है कि नहीं होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई पूछे क्वेश्चन कि चार्ज ऑफ कैपेसिटर, सुनना ध्यान से, चार्ज ऑफ कैपेसिटर, तो अगर चार्ज ऑफ कैपेसिटर पूछेगा
तो प्लस प्लेट वाला चार्ज दिया जाता है। टोटल चार्ज 0 है, बट अगर सिर्फ चार्ज ऑफ कैपेसिटर पूछे तो प्लस प्लेट वाला चार्ज को लिया जाएगा, तो प्लस क्यू हो जाएगा आंसर। डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डायमेंशन, तो फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर आई इंटू टी, तो आई का एम्पियर, टाइम का टी, 80 हो जाएगा डायमेंशन, सिंपल सा 80 ये नंबर। Which of the following quantity has unit volt per meter? Volt per meter याद करो, volt per meter, और एक कौन सा, न्यूटन पर कूलम, ये किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम दोनों किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आंसर, है ना। यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, अब बताइए नाम ही है रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन आर, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये भी परमिटिविटी, ये भी परमिटिविटी, रेशो क्या है, कुछ नहीं, यूनिट होगा ही नहीं, डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है ना, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस होगा। टू कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब दो कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ दो, ये देखो दो कैपेसिटर पैरेलल में जोड़ दिए हैं, है ना, ये भी सी, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा, सीरीज में कितना हो जाएगा, c/2 हो जाएगा, यानी कि पैरेलल में भागा गुना हो जाता है और सीरीज में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो 2c हो जाएगा आंसर। मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ थिन प्रिज्म, अब ये मान लो प्रिज्म है, प्रिज्म के थ्रू मिनिमम डेविएशन पूछ रहा है, डेविएशन मिनिमम कितना होगा, अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, याद कीजिए डेल्टा मिनिमम का फार्मूला क्या था, म्यू माइनस 1 इनटू में एंगल ऑफ प्रिज्म ए, एक कंडीशन है। अच्छा ये मिनिमम कब होता है डेविएशन, जब आपका ध्यान रखिएगा, क्या आई और ए आर, क्या आई और सॉरी मतलब यहाँ पे तुम लोग को पता होगा कि y माइनस से डेविएशन होता था, है ना, वहां पे आपका मिनिमम डेविएशन का जब आई और आर इक्वल हो जाता था, ठीक है ना, आई और आर इक्वल हो जाएगा तभी आपका जब आई और आर इक्वल हो जाएगा तो मिनिमम डेविएशन अगर होता था, याद कीजिएगा, है ना, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, मी माइनस 1 इनटू ए। सोलर स्पेक्ट्रम, अब सोलर स्पेक्ट्रम क्या होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ज्यादा नहीं। सोलर स्पेक्ट्रम क्या होता है ना कि कंटिन्यूअस डार्क ऑब्जर्वेटिव लाइन होता है, सुनिए कंटिन्यूअस डार्क ऑब्जर्वेटिव लाइन, यहाँ पे कंटिन्यूअस से ज्यादा इंपॉर्टेंट डार्क है, डार्क का मतलब कौन सा, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक लाइंस, है ना, वही आंसर हो जाएगा। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, अच्छा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जी, अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ये तो तुमको ध्यान देना होगा, दो कंडीशंस में होता था, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट जो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, अब दूसरा कौन सा जो मिनिमम डिस्टेंस पे बनता है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला में बताओ, एक तो हो गया एफ बटा एफ नॉट हो जाएगा, कौन सा एफ बटा एफ नॉट हो जाएगा आंसर, ठीक है, सॉरी एफ बटा एफ, इसमें कौन सा है एफ बाय एफ होगा, है ना, तो नॉर्मल मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए एफ ओ बटा एफ हो जाएगा, एफ ओ और बटा एफ हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें किसके लिए, सॉरी सी नहीं डी ए होगा, और अगर मिनिमम डिस्टेंस पे हो जाएगा इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, एफ ओ बटा एफ ई इंटू 1 प्लस, है ना, एफ ई बटा डी हो जाएगा, बस यही खाली हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सा बात है। चलिए ये तो हो गया आपका एफ बटा एफ ई। Which of the following has maximum refractive index, अब मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव 2.4 किसका होता है, डायमंड का होता है ना, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव किसका हो गया, डायमंड का हो गया, कुछ भी नहीं इसमें पता लगाना है। Which of the following formula is correct for fringe width, फ्रिंज विड्थ की बात हो रही है, बीटा, तो बीटा क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, है ना, सीधे सीधे क्या हो जाएगा ये डी लैम्डा बाय डी, ऑप्शन ए, है ना, डी लैम्डा बाय डी, सिंपल सा हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, 1 लाइट ईयर, अब ये थोड़ा सा यार 1 लाइट ईयर की चर्चा हो रही है, अब 1 लाइट ईयर का मतलब क्या होता है बताओ, तो 1 लाइट ईयर का मतलब कि एक साल में लाइट कितना ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट
इन 1 ईयर। ये अच्छा, मैं इसको निकाल देता हूँ। डिस्टेंस ऑफ फॉर्मूला कितना है, v into t, और v क्या होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट कितना 3 into 10 to the power 8, और टाइम कितना 1 ईयर, 1 ईयर कितना 12 महीना 30 दिन होगा, बोलो 24 घंटा, अच्छा 300 सेकंड, ये हो जाएगा है ना। इसको गुना कर दो सबको, ये लगभग लगभग आएगा 10 की पावर शायद माइनस 15, सॉरी माइनस नहीं, फिर बराबर से 15 है ना, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, यही आंसर हो जाएगा इसका। अब 15 इसमें कौन है, तो 15 है, अब वो प्लस 15 है माइनस 15 है, ये प्लस 15 वाला होगा, ए वाला होगा ऑप्शन, है ना। बी में क्या है ना, माइनस है, मिटा हुआ छुटा हुआ है, बी वाला में दोनों में -14 -15 है। which of the following is correct lens maker formula, lens maker formula याद है, देखिए 1 by f is equal to कितना, mu lens by mu surrounding जहां लेंस रखा हुआ है, -1, ये हो गया फॉर्मूला, i2 में 1/r1 -1/r2, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे क्या किया है, लेंस को mu2 माना है, सराउंडिंग को mu1 माना है, ठीक है ना, तो mu2 बटे mu1 -1 सीधे सीधे ये वाला आंसर हो जाएगा, ये याद करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वाटर का 1.33 होता है ना, अब ग्लास का कितना होता है, म्यू ग्लास 1.5, दोनों याद रख लेना, ये तो एयर का, ग्लास का, वाटर का, सब याद होना चाहिए। Which of the least distance of distinct vision for normal eye, 25 सेंटीमीटर, ये तो एकदम पूरा नॉर्मल सा है। Which of the following is Cauchy's equation, क्या होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक तरीका है, तो म्यू जो होता है ना किसी भी, a प्लस बीटा b बाय लैम्डा स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है Cauchy's इक्वेशन इसको बोलते हैं, इसी के बेसिस पे हमारा वेवलेंथ पे जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता था। यही कारण है कि अगर प्रिज्म से कोई रे पास करता है तो डिस्पर्सन हो जाता है, काहे, अलग अलग लाइट का वेवलेंथ अलग अलग होता है, उसके लिए वही हमारा प्रिज्म अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा, जिस कारण हर एक रे का डेविएशन डिफरेंट होगा, इसीलिए डिस्पर्सन हो पाता है। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। Which of the following is correct for intensity of scattered light, अरे इंटेंसिटी ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा पावर 4 होता है, फॉर्मूला होता है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा याद कीजिएगा। इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, एम जो इंटरफेरेंस हम लोग पढ़ते हैं वहां पे इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, और इंटेंसिटी स्कैटर्ड लाइट का जो इंटेंसिटी होता है वो लैम्डा के पावर 4 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय लैम्डा की पावर 4, ये सिंपल सा है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, रॉकेट साइंस है ही नहीं, नॉर्मल सा है। आगे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ मीडियम, अब देखिए मीडियम को चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ मीडियम ऑफ लाइट, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, तो क्या चेंज होगा भाई, तो भाई मीडियम चेंज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा और वेलोसिटी चेंज होगा, ये तीनों चीज चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, इसका फ्रीक्वेंसी रहेगा आंसर। व्हिच ऑफ द, ये तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन करेक्ट है ना, डेल्टा फाई यानी कि फेज डिफरेंस क्या होता है, a into डेल्टा x पाथ डिफरेंस, ये क्या है, ये फेज डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं, वेव नंबर, जी वेव कांस्टेंट, वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट, ये वेव नंबर भी बोल सकते हो, क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, सीधे सीधे क्या लिखोगे, फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, तो कौन सा है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, ये वाला सही रहेगा आंसर, सिंपल सा फॉर्मूला है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रक्टिव, अरे यार डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है, डिस्ट्रक्टिव याद कीजिए, याद है तुम लोगों को, आई इंटेंसिटी क्या होता था 4 into I नॉट cos स्क्वायर 5/2, याद है ना, डिस्ट्रक्टिव आई कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव आई क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब ब्राइट होगा, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा तो ब्राइट होगा। डिस्ट्रक्टिव कब होगा? जब इंटेंसिटी सबसे कम होगा यानी कि जीरो होगा। अब देखो यहाँ पे I बराबर 4I0 cos स्क्वायर पाई बाई 2। अब ये पाई बाई 2 जो है हमारा तो cos स्क्वायर के साथ है, ये cos की वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो cos कब जीरो होता है? 90 डिग्री पे। तो फाई जो है हमारा यहाँ पे एंगल में 90 का फर्क आ जाएगा ना, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2n प्लस 1 इंटू पाई होना चाहिए ना, होना चाहिए, यही होता है थीटा। थीटा यही होना चाहिए ना, 2n प्लस 1 इंटू पाई। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 यहाँ रख देंगे, तो पाई बाई 2 यानी कि ये टर्म हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जीरो रखेंगे आगे n क्या होता है? 2 इंटू 0 प्लस 1 1 इंटू पाई बाई 2 90 डिग्री। 2 रखेंगे 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 3 पाई बाई 2 9 270 डिग्री। हमेशा क्या आएगा आपका? इंटेंसिटी जीरो आएगा। ये वाला फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा 2n प्लस 1। और अगर कंस्ट्रक्टिव रहेगा तो 2n पाई, कंस्ट्रक्टिव के लिए 2n पाई है ना, और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n प्लस 1 इंटू पाई। Which of the following is the main cause of color? कलर किस चीज पे डिपेंड करता है? कलर डिपेंड करता है सबसे पहला चीज, क्या चीज पता है? वेवलेंथ पे, ठीक है ना, वेवलेंथ पे कलर डिपेंड करता है, ठीक है ना, क्योंकि वेवलेंथ चेंज होने से कलर चेंज होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये तो इसका ऑप्शन ए होगा। Which of the following is chargeless? किसमें चार्ज नहीं है? अब बताइए मेरे को किसमें चार्ज नहीं है? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। देखो बच्चा प्रोटॉन ही न्यूट्रल होता है तो प्रोटॉन हो जाएगा। Which of the following is measured in electron volt? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? एनर्जी का, याद है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10 के पावर -19 जूल। किसका यूनिट है? एनर्जी का। और बताइए क्या बताओ इधर? Which of the following is correct for energy of photon? अरे एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है बराबर जी? h into nu और फॉर्मूला sc by lambda। कौन सा है भाई? sc by lambda वाला लिखो ना। वेव नंबर यार, वेव नंबर क्या होता है? 1 by lambda। इसको ऐसे लिखते हैं वेव नंबर। रेट का कांस्टेंट याद रखिएगा। Which of the following is the correct of रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? क्या होता है बच्चा लोग? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। रेडियस क्या होता है? r0 a के पावर 1/3। याद रखना ये r0 into a के पावर 1/3। a क्या है? एटॉमिक मास। चलिए, which of the following relation is correct? करेक्ट रिलेशन तो 1 u को 1 amu कितना? 1.66 into 10 to the power -27 kg, या फिर 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम। अब जो भी आंसर है -7 kg होगा आंसर, ये वाला डी ऑप्शन सही है। Which of the following is correct for average life? अच्छा, अब यार एवरेज लाइफ की जब हम बात कर रहे हैं, है ना, एवरेज लाइफ कैसे तुम बनाओगे? बता सकते हो तुम मेरे को? एवरेज लाइफ जो होता है टी एवरेज, यहाँ पे लिखा हुआ है, याद कीजिएगा, टी एवरेज होता है 1/λ होता है, ठीक है ना, 1/λ लिखा है ना, ये बस ये, और याद कीजिएगा ये, है ना, लेमडा होता है 0.693 इंटू टी हाफ होता है, याद करिएगा 0.693 इंटू टी हाफ, है ना। इधर देखो तो मेरे को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो टी हाफ इधर आ गया और लेमडा, तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 बाय लेमडा, है ना, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। टी हाफ की जगह पर 1/λ की जगह पर क्या है? टी एवरेज, है ना, 1/λ टी एवरेज, तो कितना टी हाफ क्या लिख सकते हो? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू टी एवरेज, ऐसे लिख सकते हो। जो फॉर्मूला तुमको पूछेगा उसके अनुसार लिखना होगा ना, यहाँ पे 1/λ लिख देना, लेकिन अगर टी हाफ पूछे, लेमडा का फॉर्मूला होता है 0.693 इंटू टी हाफ, या टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 बाय लेमडा, तो अब हम चाहे 1/λ को यहाँ पर रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? टी एवरेज बराबर 0.693 इंटू टी एवरेज, ऐसे भी लिख सकते हो, तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन यूरेनियम 92238। अरे यार,
एटॉमिक नंबर 92 है, एटॉमिक मास 238 है, तो न्यूट्रॉन इनकी मास नंबर, तो क्या करोगे, ये दोनों को न्यूट्रॉन निकालना है, तब ये देखो ये इलेक्ट्रॉन 92 हो जाएगा, प्रोटॉन भी 92 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो टोटल मास में से घटा दोगे ए माइनस जेड, याद करिएगा ना, ए कितना है 238 माइनस 92 कितना आएगा 146, तो 146 तो न्यूट्रॉन होगा। ये तो सिंपल सा है, ये तो न्यूमेरिकल्स है ना, ये तो 8वां में 9वां में 8वां में 9 में भी पढ़ना था, 11th में भी पढ़ना था, एटॉमिक स्ट्रक्चर वहां भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 4 को बदलना है जी बाइनरी में 100, याद कर लो कैसे भागा देना होता है 4 को। देखो इधर 4 को भागा देंगे 2 से, 2 कट गया कितना बचा 0, फिर 2 से भागा देंगे एक बार में, फिर कितना एक बार में कटा कितना बचा, फिर से 0 उल्टा भेज दो कितना 1 0 0। सुनना ध्यान से, 4 में 2 से भागा दिए तो 2 बार में कटा, रिमाइंडर कितना बचा 0, फिर इस 2 में से 2 से भागा दिए तो एक बार में कट गया, रिमाइंडर कितना बचा 0, तो नीचे 1 फिर 0 फिर 0, तो 100 हो जाएगा आंसर। बाइनरी में हमेशा 2 से भागा दिया जाता है। बाइनरी एडिशन 1 + 1 1 एडिशन है, एडिशन बुलियन एक्सप्रेशन फॉर और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, तीनों फंडामेंटल है, तो भाई और है a + b होगा, एंड होगा तो a × b होगा, तो यहाँ पे a + b कर दो, a + b = c, यही हो जाएगा। एंड होता तो a × b, नॉट होता तो a को a0 लिखते थे। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक बता सकते हो कोई, बता। यहाँ पे हम स्लाइड ऐड करते हैं, यहाँ बताते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट याद कीजिएगा क्या होता है, I × A यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, लेकिन धोखा दे दिया, एम्पियर मीटर स्क्वायर तो वही नहीं जूल में है, तो फिर क्या करें, तो एक और होता है ना, फॉर्मूला पढ़े हो ना, नहीं पढ़े सर, टॉर्क = m × b, ये एम बी साइन थीटा है ना, तो यहाँ से m निकाल लो, m बराबर क्या हो जाएगा टॉर्क बटा b, है ना, टॉर्क क्या होता है जूल, और b क्या होता है टेस्ला, टेस्ला तो क्या आ जाएगा जूल पर टेस्ला, यानी जूल टेस्ला इनवर्स, ये वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा तुम्हारा, तो क्या आ जाएगा आंसर में जूल पर टेस्ला, ये हो जाएगा जूल टेस्ला इनवर्स, सिंपल सा। ये तो b = b/h ना, h/b कौन सा, म्यू बराबर म्यू निकालना है, अरे परमिटिविटी निकालना है, क्या याद कीजिए, याद है b = कितना म्यू × h, तो म्यू बराबर कितना b/h, कौन सा आंसर है बताओ, मैग्नेटाइजेशन वाला टर्म कौन सा है b/h, ये वाला हो जाएगा आंसर, सिंपल सा है, सिंपल 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 है एकदम सिंपल। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एंगल ऑफ डीप, याद करो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का शॉर्ट में भी पढ़ाए थे, ये BH है, ये B भी है, और ये मेन मैग्नेटिक फील्ड है B, और ये एंगल डीप है डेल्टा, है ना, हो तो क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, कौची ऑप्शन में, तो tan निकाल दे, तो tan डेल्टा का वैल्यू, तो ये हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, तो वर्टिकल बटा हॉरिजॉन्टल BV बटा BH, सिंपल सा ये ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ डीप एंगल एट द अर्थ मैग्नेटिक पोल, अब हम पोल के ऊपर देखो, ये अर्थ है, अर्थ के जब पोल पे चल जाएंगे ना तो मैग्नेट से खड़ा हो जाता है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है ये 90 डिग्री, और अगर हम इक्वेटर पर रहेंगे ना तो ये नीडल में रहेगा हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री, तो इक्वेटर पे डेल्टा का वैल्यू कितना 0, और पोल पे कितना 90, तो पोल पे पूछा है कि इक्वेटर पे, आज में पोल पे 90 और इक्वेटर पे 0, याद रखिएगा डीप एंगल पोल पे 90 डिग्री, इक्वेटर पे 0 डिग्री। द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ ए मैग्नेट एंड मैग्नेटिक लेंथ, इजी है यार, ये मैग्नेट है, ये पूरा लेंथ को हम लोग ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ, लेकिन मैग्नेट में पोल जो होता है वो इंड से थोड़ा सा अंदर होता है, यहां पे होगा पोल, यहां पे और यहां पे होगा, तो पोल के बीच जो डिस्टेंस है ना ये, इसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। तो पहले ये देखो फोटो, कौन बड़ा है बताओ,
मैग्नेटिक लेंथ की ज्योमेट्रिक लेंथ, तो सब ज्योमेट्रिक लेंथ बड़ा है किससे? मैग्नेटिक लेंथ से। लेकिन कितना होता है? तो ज्योमेट्रिक लेंथ जो होता है ना 84% होता है किसका? मैग्नेटिक लेंथ का। तो तुमसे पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ, तो ज्योमेट्रिक लेंथ का भागा दे दोगे तो मैग्नेटिक लेंथ बराबर क्या आ जाएगा? 1/, इतना हो जाएगा ना। तो एक काम करो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ज्योमेट्रिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 मैग्नेटिक लेंथ। तो ज्योमेट्रिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 मैग्नेटिक लेंथ, 5/6 मैग्नेटिक लेंथ। ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बी ऑप्शन देखो। मैग्नेटिक लेंथ कितना जाएगा? तो 6 इधर जाएगा, तो 6/5 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ बराबर 6/5 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ। अरे गड़बड़ा दिए ना हम, गधा हैं। यहाँ पे ज्योमेट्रिक लेंथ हो बहुत बड़ा गलती हो गया ना, उल्टा लिख दिया ना। ज्योमेट्रिक लेंथ बड़ा है ना, तो मैग्नेटिक लेंथ जो होगा ना वो होगा 0.84 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ। सॉरी, ये गड़बड़ हो गया सब। थोड़ा सा कोई बात नहीं है, हड़बड़ी में गड़बड़ी, ये गड़बड़ हो गया ना। ज्योमेट्रिक लेंथ बड़ा है किससे? मैग्नेटिक लेंथ से। मैग्नेटिक लेंथ जो होगा ना 84% होगा किसका? ज्योमेट्रिक लेंथ का। तो मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 84% को वैसे लिख सकते हो 5/6 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ। ये वाला ऑप्शन है। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है जी? ओ हो, म्यू नॉट बटे 4 पाई बराबर कितना होता है? 10⁻⁷। म्यू नॉट बराबर कितना हो जाएगा? 4 पाई गुने 10⁻⁷। 4 पाई गुने 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर। 4 पाई गुने 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम का कितना होता है जी? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताओ। तो ध्यान रखना है, मैग्नेटिक सब वैक्यूम का कितना होगा? इन्फिनिटी की, जीरो का, जीरो है ना। तो कहां गया? जीरो हो जाएगा, जीरो। याद रखना, यह स्टैंडर्ड। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड याद करिए क्या क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो कौन कौन चीज आएगा? परमिटिविटी और परमिएबिलिटी आएगा, तो 1/√अंडर परमिटिविटी कांस्टेंट और परमिएबिलिटी कांस्टेंट, यही दोनों वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो। ये सबसे पहले पढ़ाया जाता है, लाइट वेट पढ़ा चुके हैं। द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, एक्सरे का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, 10⁻⁸ से लेकर के 10⁻12 तक होता है, ठीक है ना। एक्सरे का वेवलेंथ, एक्सरे लेमडा। लेकिन यहां पे है कौन सा? यहां पे ये बना होगा 10⁻⁷। ऑब्वियसली मजबूरी है, सबसे छोटा वही है, तो वही हो जाएगा। आगे चलते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव, अभी भी बताए थे ना कि ये मेरा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये वेलोसिटी होगा, यानी कि दोनों के परपेंडिकुलर। भी जो होता है परपेंडिकुलर बी के और भी परपेंडिकुलर ई के। तो कैसे आएगा परपेंडिकुलर? तो हमारा इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ई क्रॉस बी जो करेंगे ये क्या होगा? पैरेलल टू बी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ई क्रॉस बी हो जाएगा, ई क्रॉस बी क्या हो जाएगा? पैरेलल टू बी। बी क्रॉस ई है ये वाला, सॉरी, पैरेलल टू बी क्रॉस ई, सी ऑप्शन। आगे आगे है कौन? द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1.6 गुने 10⁻⁻⁻19 कूलम। डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे निकालोगे? एनर्जी से निकाल दो। ई बराबर कितना पढ़ाए थे? एच इंटू न्यू। तो एच का फॉर्मूला कितना? ई इंटू न्यू। और न्यू क्या होता है? 1/T। टी ऊपर चला जाएगा तो ई इंटू टी। एनर्जी mL2T-2, और यहाँ पे टी तो mL2T-1, ये हो जाएगा mL2T-1, mL2T-1 करें ये वाला ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अभी भी तो पढ़ाए थे ना, कहाँ पढ़ाए थे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर नहीं, और आगे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19, यही हो जाएगा आंसर। 1.6 × 10⁻⁻19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिंपल सा। एक्सप्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डीके, डीके क्या होता है जी? कि रेडियो एक्टिविटी का जो है
एटम है ना, वो धीरे धीरे घटता रहता है, तो माइनस एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। एन बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि डिकेज एटम, ओरिजिनल एटम इंटू ई के पावर माइनस लेमडा इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। कौन सा, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि बचा हुआ न्यूक्लियस और जो डिके हो चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल। बाप रे, अल्फा पार्टिकल की चर्चा हो रही है, तो इसके पास 2 गो प्लस होता है और 4 गो मास होता है, तो 2 गो तो प्रोटॉन हो गया, तो 2 गो प्रोटॉन कने हैं, 2 गो प्रोटॉन है, अब मास 4 यूनिट होता है, तो 2 गो प्रोटॉन 2 गो न्यूट्रॉन, तो अपना 2 + 2 4 होगा, तो 4, तो 2 गो न्यूट्रॉन 2 गो प्रोटॉन दे दो, है ना, तभी तो 4 हो जाएगा ना। अल्फा का चार्ज 2, मास 4 mu, मतलब 4 होता है, और चार्ज कितना होता है, 2 होता है, तो वही हो जाएगा 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल ऑर्बिट, क्या होता है जी, बोर्स एटॉमिक मॉडल, एंगुलर मोमेंटम MVR क्या होता है, NH/2 पाई। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या नंबर ऑफ ऑर्बिट, NH/2 पाई, NH/2 पाई, ये वाला ए ऑप्शन, ये ही ज्यादा मिल रहा है जी। कैथोड रे आर कलेक्शन ऑफ, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एनोड रे, प्रोटॉन। द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम, कौन कौन सा जी, एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन सा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो जाएगा फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम। अब यहाँ पे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो देखो यार हमें लगता है कि वेटेज हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देना पड़ेगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को वेटेज देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड इन किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ में चार्ज कंजर्व होता है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है। मैग्नेटिक इंडक्शन और एनर्जी कंजर्व होता है सेकेंड लॉ में। तो मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस, अगर कोई कॉइल है और कॉइल में करंट जा रहा है आई, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2r, ये तो फॉर्मूला है नहीं, है ना, यही तो है μ0I/2r। चलिए आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 1 किलोवाट आवर, 8वां है, 10वां था ना, 3.6 गुने 10⁻6 जूल वही था, 10वां में ही था ना, 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट, 1 यूनिट बिजली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओके। अब ये थोड़ा सा यार ध्यान देने वाली बात है कि टेस्ला की चर्चा हो रही है, टेस्ला यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड का एक और नाम है, क्या बताओ, और फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी। अब इसको तुम चाहो तो बहुत तरह से लिख सकते हो, तो टेस्ला को हम लोग 1 टेस्ला को हम लोग वोल्ट सेकेंड पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर न्यूटन बटे एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं, है ना, ये सब यूनिट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसको जूल बटे एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं, नहीं जूल बटे कैसे लिखेंगे, न्यूटन है ना, हाँ मीटर स्क्वायर लिखना, न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर कर दो, एम्पियर मीटर स्क्वायर कर दो, कैसे, इसको मीटर से गुना भाग कर दो, तो जूल बटे एम्पियर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, हेनरी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये सब किसका लिख रहा हूं मैं, ये सब टेस्ला का लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना है, सब टेस्ला का है, किसी का भी अलग नहीं है, ठीक है। इसको केजी कूलम पर सेकेंड भी लिख सकते हो, है ना, न्यूटन सेकेंड कूलम मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है, ये सब है टेस्ला को। तो इसमें से देख लो, यानी कि मैं क्या बोल रहा था, अभी बोला था कुछ देर पहले कि हम एक ही यूनिट को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ये सब फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, जितना ज्यादा याद रहेगा उतना ज्यादा फायदा है। तो हमें यहाँ पे टेस्ला को लिखना था, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यानी कि न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, न्यूटन का नहीं है, एम्पियर इनवर्स मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा 58 का ए। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, अब वोल्ट मीटर है
तो बताओ उसका रेजिस्टेंस क्या चाहोगे, वो करंट खाए कि नहीं खाए। हमें एक वोल्ट मीटर लगाना है, हम चाहेंगे एक वोल्ट मीटर मेरा एनर्जी को खपत करे, नहीं ना। तो उसमें कोई करंट नहीं जाए तो अच्छा है ना, जितना कम करंट जाएगा अच्छा है। तो कम करंट के लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो इन्फिनिटी कर दो, है ना। आइडियल के लिए जितना बड़ा एकदम इनफाइनाइट है रेजिस्टेंस, करंट जाइबे नहीं करेगा, तो वोल्ट मीटर आपका कोई एनर्जी को कंज्यूम नहीं करेगा, खपत नहीं करेगा। करंट सेंसिटिविटी, अच्छा यहां पे एक वर्ड में सिखा देता हूं, करंट सेंसिटिविटी। कोई भी चीज का सेंसिटिविटी परफॉर्मेंस अगर निकालना है ना, तो आउटपुट बटे इनपुट होता है, आउटपुट और बटे इनपुट होता है। अब देखिए करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर में आप लोग पढ़े होंगे, तो हम जब करंट देंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो देखो करंट दिए, इनपुट हो गया, डिफ्लेक्शन और आउटपुट हो गया, तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन अब बटा में करंट, तो कौन सा है, डिफ्लेक्शन बटे करंट हो जाएगा आंसर। एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस यार एल, हेनरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आई आर एम एस पूछ रहा है तुमसे, तो क्या होता था, आई मैक्स अब बटा √2, याद है, वी आर एम एस वो भी कितना, वी मैक्स अब बटा में √2। मैक्स को हम लोग नोट भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, आई नोट बटा √2 या वी नोट बटा √2, ये फॉर्मूला है। और √1/√2 को वैल्यू 0.707, आई नोट 0.707 वी नोट, तो कौन सा फॉर्मूला, आई आर एम एस 0.707 आई नोट। आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सेल। एक्सेल क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्सी क्या होता है, 1/ωc, है ना। याद कीजिए, ये वाला कॉइल बना दिए और इसमें कैपेसिटर बना दिए, इसका जो रिएक्टेंस है ओमेगा एल होता है, इसका जो रिएक्टेंस है एक्सी 1/ωc होता है ना। इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना, दोनों, ठीक है। तो याद रखना ये। आगे चलते हैं, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ले पूछ दिया, तो 1/ωc, है ना, ये वाला। और उसका पहले वाला कौन सा, ओमेगा एल, ये वाला पूछ दिया तो बना देते हैं। इंपीडेंस ऑफ एलआर सर्किट, अरे एक है इंडक्टेंस और एक है रेजिस्टेंस, ये है, और यहाँ पे एसी दिए है, एलआर सर्किट है, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस से लीड करेगा, ये आर है और ये एक्सएल है, तो इंपीडेंस जेड क्या हो जाएगा, √R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो बताइए मेरे को, R² रहने दीजिए, और अभी अभी नहीं एक्सएल बताए, एक्सएल अभी देखो पीछे, एक्सएल क्या पढ़ा है, ओमेगा एल, तो लिखो ओमेगा एल, ओमेगा एल का होल स्क्वायर, कौन सा, R² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, सेट। आंसर पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट। अब देखो पीक निकालना है, तो ये वी आर एम एस दिया हुआ है, वी आर एम एस है 220, अब वी नोट निकालना है तो √2 से गुना करने के, तो वी आर एम एस इंटू √2, कितना, 220 √2 वोल्ट। आंसर ये वाला। मैग्नेटिक एनर्जी इन ए कैरिंग इंडक्टर, अरे एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या होता है जी, ½ Li², यू का फॉर्मूला। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होता था, ½ CV², दोनों याद रखेंगे, इंडक्टर में ½ Li², कैपेसिटर में ½ CV²। इसका और भी फॉर्मूला था कि नहीं था, लेकिन अभी ये यहां से काम चल जा रहा है, इसी से चलाते हैं। फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इज ए मैग्नेटिक इन ए मैग्नेटिक फील्ड, वो थोड़ा सा कट गया है। फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर का, तो भाई ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना। और ये कोई कंडक्टर हम रख दिए, कलर चेंज करें, कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, है ना, कलर चेंज। और ये हमारा कोई रॉड एक रख दिए हैं, ये रॉड का लेंथ कितना ले लेते हैं, एल, रॉड का लेंथ कितना ले लिए, एल। अब इसमें फोर्स लगेगा ना, इसमें करंट कितना जा रहा है, आई, तो फोर्स का फॉर्मूला याद करो, क्या बताओ मेरे को, I इंटू एल क्रॉस बी, याद करिए, BIL, ऐसा लिखते हैं इसको, याद करो BIL, तो भाई L क्रॉस बी, I इंटू एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी, ये होगा आंसर। Which of the following is correct for the expression of electric power? अरे रेजिस्टेंस में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V² बटे R,
या फिर आई स्क्वायर आर या फिर v इंटू आई, तीनों फॉर्मूला होता है ना पावर का। कौन सा फॉर्मूला लिखूं यहाँ पे, बी स्क्वायर बटे आर ही लिख देता, वही दिया हुआ है ना, देखो ना सी वाला ऑप्शन, बी स्क्वायर बटे आर दिया हुआ है। अगर दिया रहता आई स्क्वायर आर तो भी लिखते, अगर दिया v इंटू आई तो भी लिखते। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इन मिनट, 1 मिनट जी, रिजॉल्विंग पावर आई का 1 मिनट, याद रखिएगा 1 मिनट, ये सिंपल सा है, ठीक है। तो भैया मेरे ये हो गया खत्म, यानी कि मॉडल 1 का सारा ऑब्जेक्टिव डिस्कस हो गया है, बहुत ही इजी है। अब इसी के बेसिस पे आप दूसरा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जल्दी फटाफट इसको कर देना तुम लोग, ठीक है। तो हम लोग आगे और पढ़ेंगे, है ना, और सीखेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो बताओ, होना नहीं चाहिए, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में।